अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। आज एक और नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है पाकिस्तान की तारीख में, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के एक ट्वीट ने एक हलचल मचा दी है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से एक ट्वीट सामने आता है जिसमें वो इस बात का इजहार करते हैं कि किस तरह से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट को उन्होंने दस्तखत ही नहीं किए थे बल्कि वापस भिजवा दिए थे पार्लियामेंट को। लेकिन बाद में वो ये कहते हैं इस ट्वीट में कि उनके अमले ने उनकी हुक्मदूली की और उसके मुताबिक अमल नहीं किया, और जिसके बाद अब इनका गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। बहरहाल सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि वो अल्लाह को गवाह बनाकर ये कहते हैं कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए और उन तमाम लोगों से माफ़ी चाहते हैं जो भी इसके मुतासरीन होंगे इन बिल्स के कानून बनने के तहत। अब इस ट्वीट के बाद एक भौंचाल सा आ गया। बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अगर सदर ने दस्तखत नहीं किए तो बिल कानून कैसे बन गए। इस पर जो निगरान जो वज़ीर कानून है उनका मौक़िफ़ सामने आ चुका है। उनका ये कहना है कि चूँकि 10 दिन के अंदर ये बिल वापस नहीं भिजवाए गए, लिहाजा ये ऑटोमेटिकली कानून बन चुके हैं। इस पर आइन और कानून क्या कहता है, बड़ी बहस मुबाहिसे चल रहे हैं, इस पर भी बात करते हैं। सियासी पहलू भी हैं जिस पर अब हम देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ जमातें हैं, जो PTI की मुखालिफ जमातें हैं, वो तो इवन इस्तीफ़े का मुतालबा कर रही हैं सदर साहब से। इस पर भी बात होनी चाहिए कि क्या सदर साहब को इस्तीफ़ा देना चाहिए या फिर इस सारी मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए। इन कवानीन का मुस्तकबिल क्या है, क्या ये वाकई कानून बन चुके हैं, इसके ऊपर भी अब सवाल उठकर खड़े हो गए हैं। और लग ये रहा है कि इस मामले को अब PTI अदालत लेके जा रही है। उन्होंने इस पर अनाउंस भी किया है कि वो कानूनी और अदालती तौर पर इसकी पूरी पीछा करेंगे इस मामले का और सदर की हिमायत जारी रखेंगे। तो ये अब सारा मामला है, इसके ऊपर क्या होने जा रहा है, इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। और फिर आगे चलकर जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं उसके हवाले से भी बात होगी। पहले इमरान साहब की तरफ आती हूँ। इमरान साहब, आपके नज़दीक ये वाक़या कैसे पेश आया है? सदर साहब को ये ट्वीट करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवीना, सीधी सी बात है। देखिए, सदर मुमलिकत जो हैं, अगर आइनी लिहाज से देखा जाए तो वो सुप्रीम कमांडर हैं। इस मुल्क का सबसे बड़ा उहदा जो है वो सदर मुमलिकत का ही होता है। लेकिन वहाँ क्या सारी ज़ुबानी कलामी बातें होती हैं? ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज़ हो वो फ़ाइल पुटअप होती है, फ़ाइल पे कुछ लिखा जाता है, उसका कोई जवाब होता है, कोई उसको सिलेक्शन होती है, रिजेक्शन होती है, उसके बाद मामलात होते हैं। सदर मुमलिकत या वज़ीर आज़म दोनों के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहिबान होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में सदर साहब खुद अगर फ़ैसला करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी कह देते हैं कि जी आप इस पर ये कर दें, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी नोट लिख के उस पर वो कर देते हैं, और उससे वो, लेकिन वो सदर का या वज़ीर आज़म का फ़ैसला ही समझा जाता है। अब जहाँ तक इस पर्टिकुलर केस की बात है कि ये जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि सदर अलवी साहब ने ये जो आज अपना ट्वीट किया और उसमें जिस तरह से उन्होंने अल्लाह से भी माफ़ी मांगी और उन लोगों से भी माफ़ी मांगी और अल्लाह को गवाह बना के किया, तो मामला ये है कि ये अगर वाकई ही इस तरह से है जिस तरह के आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं, तो फिर मेरे ख़्याल में तो इंतहाई अफसोसनाक बात है। और सदर मुमलिकत को जो है, वैसे तो इस पर मुख्तलिफ इतलात भी हैं, हामिद बीर साहब समेत बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये जो ट्वीट लेट किया, क्योंकि ये भी सवाल हो रहा था कि जब 18 को गज़ट हो गया तो उन्होंने 2 दिन इंतज़ार क्यों किया ये बात करने में। तो वो शायद कोई इंक्वायरी कर रहे थे या कुछ इस तरह का मामला था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर वो इंक्वायरी कर भी रहे थे और जब उन्हें ये पता चल गया कि उनके साथ ये ज़्यादती हो गई है, तो फिर उन्होंने एक्शन क्या लिया? क्या सिर्फ यही कि जो गरीब आदमी ये करता है कि उससे के साथ कुछ जुल्म हो जाए तो कहता है अच्छा मैंने इंसाफ अल्लाह पे छोड़ दिया, तो आज सदर मुमलिकत ने भी सिर्फ अल्लाह पे इंसाफ छोड़ दिया? या उन्होंने जो मुलव्वस हैं इन लोगों, उनका अमला, उनके अमले के कुछ लोग, उनके खिलाफ कोई एक्शन भी लिया? या तो क्या ही अच्छा होता कि वो ट्वीट करते और बताते कि मेरे अमले के ये लोग थे जिन्होंने मेरे साथ ये गलत बयानी की है, ये ज्यादती की, और मैं इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाने जा रहा हूँ। राइट, तो ये ऑप्शन तो अभी भी उनके पास मौजूद है। ऐसा तो नहीं कि इसका वक्त निकल गया। देखते हैं कि वो आगे इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। लेकिन आबिद जुबैरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, माहिर कानून। उनसे भी जानते हैं उनकी राय इस सारे मामले पर क्या है। जुबैरी साहब, ये काफ़ी एक अजीब सी सिचुएशन डेवलप हुई है आज, और सब इस पर हैरान भी हैं और परेशान भी, क्योंकि अगर वाकई इस हद तक बात हो सकती है कि सदर साहब की हुक्मदूली हो तो ये भी तशवीशनाक बात है, और अगर सदर साहब इस मामले पर अगर कोई गलत बयानी करें तो ये भी तशवीशनाक बात है।
आपके नज़दीक ज़ुबैरी साहब ये जो सारा मामला है, क्या इसके तहत हम ये कह सकते हैं कि सदर साहब कोई इसमें कोई किसी किस्म का कोई तनाज़ा इसमें इस वजह से खड़ा हुआ है क्योंकि सदर साहब ने क्लैरिटी से ये काम नहीं किया जिस तरह उन्हें करना चाहिए था इनके मुताबिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहीं, बिल्कुल आपसे मैं इख्तिलाफ करूंगा जो आपने कहा, इसलिए क्योंकि सदर साहब ने एक बात की, वो सदर मुमलिकत हैं, सुप्रीम कमांडर हैं हमारी आर्म फोर्सेस के, वो अगर एक बात कह रहे हैं उन्होंने कि साइन नहीं किया, और मैंने सुना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे वजीर कानून है उन्होंने भी कहा है इसकी डीम्ड असेंट हो गई है कि मतलब सदर ने साइन नहीं किया, तो मेरे ख्याल से उन्होंने एडमिट भी कर ली ये बात। लेकिन पॉइंट इज दैट कि उनकी समरी गई। अब एक कानून उनके पास भेजा गया, एक बिल 2 तारीख को और एक 8 तारीख को, तहलील हो गई असेंबली आपकी 9 तारीख को। तो आप देखिए कि सदर में नॉर्मल कोर्स में उनके पास 10 दिन का टाइम होता है, कोई बिल उनके पास आता है वो उसको वापस भेज सकते हैं, उस पर एतराज लगा सकते हैं या साइन कर सकते हैं। यहाँ उन्होंने उसको वो मौका ही नहीं किया, उन्होंने साइन नहीं किया। अगर वो वापस करते हैं तो आर्टिकल 75(2) के तहत वो ज्वाइंट सेशन में जाता है, फिर ज्वाइंट सेशन जो होती है वो उसको उनके एतराजात को देखती है, रद्द करती है या कबूल करती है और उनको वापस भेज देती है। अगर वो फिर 10 दिन तक नहीं साइन करें तो फिर वो कानून हो जाता है या डीम्ड हो जाता है, डीमिंग क्लॉज आ जाता है कि जी उसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट समझा जाएगा डिस्पाइट द फैक्ट द प्रेसिडेंट हैज नॉट साइंड इट। तो अब आर्टिकल 75(3) जो है वो ये कहता है कि 2 ही तरीके हैं एक्ट बनने के पार्लियामेंट के, एक सदर साइन कर दे, दूसरे ज्वाइंट सेशन, वो डीम्ड हो जाएगा। तो जब यहाँ ज्वाइंट सेशन हुआ नहीं तो डीन अगर उनके पास एक्ट रखा है, फर्क उन्होंने भेजा भी नहीं, लेकिन इसकी तो वजीर कानून ने ये वजाहत दी है ना ज़ुबैरी साहब, ये आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि वो दोबारा फिर जाता है और फिर ज्वाइंट सेशन उसको पास करे तो वो फिर हम डीम्ड नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि 10 दिन के अंदर वापस भी तो नहीं गया ना, वो ये उसमें रीजन दे रहे हैं। मेरी बात सुने, अगर 10 दिन तक वो वापस नहीं किया, पार्लियामेंट तो थी नहीं, कहाँ वापस जाता? ज्वाइंट सेशन में जाना था ना, ज्वाइंट सेशन पर वापस भेजते हैं तो पार्लियामेंट में जाना है, ज्वाइंट सेशन होना है, पार्लियामेंट तहलील हो चुकी है और 10 दिन का टाइम पूरा नहीं हुआ, 2 से भी आप देख लें और 8 तारीख से, तो 10 दिन का उनके पास टाइम है। जब तहलील हो गई वापस नहीं किया तो डीम कैसे हो गया? सदर ने साइन ही नहीं किया, फर्क वो नहीं भेजते, वो 10 दिन तक बैठे रहते हैं, पार्लियामेंट है नहीं, तो फिर वो बगैर उनके सिग्नेचर के कानून नहीं बन जाता। यही तो कह रहा हूँ, 73(3) जो है वो कहता है कि डीमिंग होगी। डीम जो होता है वो 75(2) के तहत देखा जाएगा जब ज्वाइंट सेशन से वो आ जाता है, तो ज्वाइंट सेशन से भेज देते हैं, वो 10 दिन तक नहीं। आप ज़ुबैरी साहब, फैसल चौधरी अर्ज कर रहा हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बार का क्या लाएअमल होगा इस बारे में? क्या आप इसको चैलेंज करने के बारे में सोच रहे हैं? वो हम खुद अभी हमारी मीटिंग होगी, उसमें हम फैसला करेंगे उसमें क्या हमारा लाएअमल होगा, वो जो भी होगा हम आपके सामने पेश कर देंगे। अच्छा ज़ुबैरी साहब, ये फरमाइएगा कि जिस तरह से आपने कहा कि क्योंकि असेंबली नहीं थी तो ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकता था, इसलिए सदर साहब ने नहीं भेजा, तो आमतौर पे ये नहीं, उन्होंने नहीं, देखिए उन्होंने कहा कि मैंने तो हुक्म दे दिया था अपने स्टाफ को कि इसको भेज दो वापस, लेकिन आप देखिए ये समरी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी होंगे, ये इनके साथ जो चीज होनी चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन हो कि किसने कहा क्या किया, लॉ मिनिस्ट्री में क्या हुआ, उनके स्टाफ ने क्या किया। जब सदर कह रहे हैं कि मैंने उनसे कहा भेज दो और उन्होंने नहीं भेजा, तो ये बहुत बड़ा एक लॉ की वायलेशन हुई है, जिसमें जो लोग मुलव्विस हैं उनको बेनकाब होना चाहिए कि तो कॉन्स्पिरेसी है पूरी। और ये अगर ये तो उन्होंने एडमिट कर लिया, सदर साहब ने साइन नहीं किए, साइन नहीं करे तो फिर कानून तो वो बनता ही नहीं, डीमिंग हो नहीं सकती, क्योंकि वो सिर्फ ज्वाइंट सेशन के तहत होगी। वो रख के अगर बैठ जाए, पार्लियामेंट नहीं हो, तो ये नहीं होगा कि जी वो डीमिंग हो जाएगी। 75(2) में डीमिंग होती है, 75(1) में नहीं होती। ठीक, लेकिन ज़ुबैरी साहब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ज़ुबानी कलामी अगर उन्होंने अहकामात दिए हैं अपने स्टाफ को तो उनकी शायद इतनी ज़्यादा वेटेज नहीं है, अगर तो उनके पास कोई तहरीरी सबूत है कि उन्होंने वो वापस किए हैं और साइन नहीं किए। सदर को मैं समझता, सदर को तहरीरी सबूत देने की जरूरत, सदर मुमलिकत हैं, हमारे मुमलिकत हैं, वो कोई ये कोई सेक्रेटरी नहीं है, उनके सेक्रेटरी के इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि उन्होंने किस तरह से दिया। फर्क करें, उन्होंने नहीं दिए, उन्होंने कहा मैं साइन नहीं करता, वो उनके पास ही रखा हुआ है, तो क्या कानून बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, यही बात हो रही है। फर्क करें नहीं किया, उन्होंने नहीं भेजा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ज़ुबैरी साहब यहाँ ये भी सवाल पैदा होता है, ज़ुबैरी साहब ये भी सवाल पैदा होता है कि इसकी इंक्वायरी कैसे हो सकती है, और दूसरा ये कि जो गैजेट नोटिफिकेशन है उसमें ये लिखा गया है कि सदर साहब की असेंट हासिल हो गई है, जबकि वाकयाती तौर पे ऐसा नहीं है। तो उस गैजेट नोटिफिकेशन की कानूनी हैसियत क्या होगी? और ये तो और इसमें इम्पोर्टेंट बात होगी कि अगर सदर की असेंट के 2 ही तरीके, वो आप भी जानते हैं, आप खुद कानूनदान है,
वो दो ही तरीके हैं, दोनों इसमें नहीं हुए, तो ये असेंट हो ही नहीं सकती, ये माना ही नहीं जा सकता ये कानून बन गया। एक्ट नहीं बना तो उस पर कोई एक्शन नहीं हो सकता। ये अब इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? वो खुद जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो बेहतर यही है कि सदर साहब सुप्रीम कोर्ट में खत लिख दें कि जी ये हुआ है, मैंने ये एक्ट नहीं साइन किया, दैट द सुप्रीम कोर्ट टेक्स सुओ मोटो एक्शन ऑन दिस। अच्छा जुबैरी साहब, ये फरमाइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि जी सदर साहब तो सदर मुमलिकत हैं, तो वो तो लिख के करें या जुबानी करें, तो क्या आप समझते हैं कि 21वीं सदी में भी कोई ऐसा है, चाहे वो अमेरिकन प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, कि उसके जुबानी बादशाहत वाले दौर में है कि वो जुबानी अहकाम जारी करता रहे और अमल होता रहे? कहीं तो लिखत परत होती है ना? कोई वो दौर नहीं है। पॉइंट इज दैट कि सदर ने दिया, सदर ने उनसे कहा इसको वापस भेजाओ, जरूर उसमें कोई समरी होगी, साइन किया होगा हाँ तो डॉक्यूमेंट वो प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन खुद गवर्नमेंट ने एडमिट कर लिया है कि जी ये सदर नहीं, अफर्ज करें मैं कहता हूँ जी उन्होंने अहकाम दिए, उन्होंने नहीं भेजे, जी क्या आपने ओरल अहकाम दिए हैं, ये इस पर रिटन आपने नहीं दिया, इसलिए हमने उस पर अमल नहीं किया। तो फिर भी क्या वो 10 दिन अगर उनके पास रखा रहा तो कानून बन जाएगा? नहीं बनेगा फिर भी। ठीक। और एक बात और वाज़ेह करें जुबैरी साहब कि अगर इसको हम अभी, चूंकि अब तो ये फाइनल फैसला तो कोर्ट ही करेगी कि ये कानून बना या नहीं, आपकी राय है कि नहीं बना, लेकिन अगर ये कानून बन भी गया है तो क्या इसका इत्तलाक उन तमाम लोगों पर होगा जो इससे पहले भी इन जराइम के तहत इसके नरगे में आ सकते हैं? जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी मैं तो नहीं समझता होना चाहिए, इसमें कहीं नहीं लिखा कि रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेगा कि पीछे किसी तारीख से अप्लाई करेगा। ये जिस दिन साइन अगर सर्कल जिस दिन आइन बनता है उससे आगे अप्लाई करता है, पीछे का थोड़ी करेगा। तो ये भी ये एक फंडामेंटल राइट की भी वायलेशन होगी। मेरे ख्याल से वो देखना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल से रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इस कानून को नहीं दिया गया है कि जी वो आज से 6 महीने पहले से लगेगा। जैसे आप देखते थे नैब कवानीन में उन्होंने 1985 से उसको लागू कर दिया था, उसमें लिखा होता था कि इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1985। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया आपका जी जुबैर। जी जुबैर साहब कर लें आप कंप्लीट बात। उन्होंने खुदा ओके चलिए जी, शुक्रिया जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद रहे। और ये बड़ा अब उन्होंने वजाहत के साथ कहा है कि ये कानून बहरहाल इन एनी केस नहीं बन सकता जब तक कि दोबारा से ये पार्लियामेंट से पास ना हो जाए। तो चौधरी साहब इस सारे तनाजुर में तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो अली ज़फ़र साहब बात कर रहे थे कि इसका मतलब है ये जो कानून है, ये बिल जो हैं बेसिकली ये भी लटके हुए हैं और अगली जो भी कौमी असम्बली मुंतखब होकर आएगी वहाँ पर ये दोबारा टेबल होने चाहिए और फिर इन बिल का फैसला जो है वो कौमी असम्बली और नई जो सेनेट होगी वो करेगी। तो ये आपको कानून से करीब तर लग रही है राय? समीना अभी जहाँ तक मेरी ज़ाती ख्याल है वो ये है कि हुकूमत का एक मौक़िफ़ ये है कि जो असेंट नहीं दी गई है प्रेसिडेंट साहब की तरफ से, जो कि अब जो पोस्ट ट्वीट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लॉ मिनिस्टर साहब ने और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने, उनमें उन्होंने कहा कि उन्होंने बिल वापस नहीं भेजे। तो असेंट को उन्होंने इसको एक अंग्रेज़ी में लफ्ज़ ये डीम टू बी असेंटेड, यानी उन्होंने ये तस्वर किया है जैसे सदर साहब ने उसको असेंट दे दी है, एज्यूम कर लिया। अब सदर साहब की असेंट के ऊपर तो उनका वाज़े ट्वीट आ गया, बयान आ गया कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। जो कि अली ज़फ़र साहब का या अपोजिशन का जो दूसरे लोग हैं उनका ये ख्याल है कि जब असेंट जो है वो अगर एक्सप्रेसली नहीं दी गई, तहरीरी तौर पे नहीं दी गई, तो उसको एज्यूम नहीं किया जा सकता। अब इसका फ़ैसला हतमी तौर पे तो सुप्रीम कोर्ट को करनी पड़ेगी ये बात, वजाहत इसकी, क्योंकि इसके ऊपर जो है आइन और कानून खामोश है। जहाँ तक गज़ट नोटिफिकेशन की बात है तो गज़ट नोटिफिकेशन का जो आगाज़ हो रहा है वो जो जुमले हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं। उसमें ये कहा गया है कि 17 अगस्त से जो है वो प्रेसिडेंट ने, जो अभी सोशल मीडिया पे जो उसकी कॉपियाँ चल रही हैं उनके मुताबिक कि 17 अगस्त को असेंट हो गई है। तो एक तरफ असेंट का पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा गया कि वो दस्तखत होके नहीं आए, तो ऐसी सूरत में असेंट कहाँ से प्रज्यूम कर ली गई है ये एक नुक्ता होगा। और ये नुक्ता हम जरा सामने भी रखते हैं। इस वक्त माहिर कानून चौधरी एतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बेहतरीन आइन के माहिर हैं, उनसे बेहतर कौन हमें इस पर एक्सप्लेन कर सकता है। बहुत शुक्रिया आपका एतजाज एहसन साहब, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। एतजाज एहसन साहब, ये तो हर रोज़ एक नया ही पेंडोरा बॉक्स खुल जाता है हमारे मुल्क में। अब आज ये सदर साहब ट्वीट कर रहे हैं कि उन्होंने साइन ही नहीं किया और बिल खुद ही से कानून भी बन चुके हैं, उसका गजट नोटिफिकेशन भी आ चुका है। इस सारे मामले में आपको सर क्या लग रहा है, ये क्या हैसियत है आर्मी एक्ट की और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की इस वक्त?
ये जो तरामीम आई है आपका मतलब तरामीमी एक्ट। जी, तरामीमी एक्ट। तरामीमी एक्ट की कोई नहीं हैसियत ही नहीं है। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ इस पे। उसकी बड़ी बुनियादी वजह है, अगर आप आर्टिकल 75 की 2 क्लॉजेज को अलग-अलग देखें, दो मराहिल में है, ये 2 मराहिल में है जी। एक मरहला है कि जब कौमी असेंबली या सेनेट एक हाउस पास करता है इसको, और पास करने के बाद दूसरा हाउस अलहदा पास करता है, और फिर ये सदर को भेज दिया जाता है बिल कि वो दस्तखत कर दें। अब ये पहला मरहला 1। अब इसमें भी उस बिल को जिंदा रहना है और इसमें भी सरवाइव करना है ताकि वो आगे दूसरे मरहले में जा सके। इसमें ये है कि या सदर दस्तखत कर देंगे या नहीं करेंगे। अगर वो 10 दिन के अंदर दस्तखत कर देते हैं तो कोई मसला ही नहीं, कोई मामला ही नहीं, कोई झगड़ा ही नहीं, वो बिल एक्ट बन जाता है और उसका कोई आगे मामला नहीं चलता। उसमें ये कहते हैं जो 75 सब सेक्शन 1 है, उसमें ये कहते हैं कि जी इट शैल बिकम एन एक्ट on the president shall assent to it within 10 days। प्रेसिडेंट अगर असेंट कर देता है तो मामला खत्म, वो बिल एक्ट बन गया। अब अगर वो दस्तखत नहीं करते सदर, किसी भी वजह से दस्तखत ही नहीं करते, he doesn't give his assent to the bill, तो वो बिल वो खुद ही वापस चला जाएगा, इसको समझा जाएगा कि वो रिजेक्ट कर दिया गया है। और क्योंकि दस्तखत हो जाए, दस्तखत असल चीज है, दस्तखत किस पे होते हैं या दस्तखत किस वक्त तसव्वुर किए जाते हैं कि हो गए हैं। पहले मरहले में कोई तसव्वुर की बात नहीं है, या बिल पे दस्तखत होंगे या नहीं होंगे। अब ये एक प्रोसीजर और है कि अगर प्रेसिडेंट को ये साथ एक कोलैटरल प्रोसीजर है कि सदर अगर चाहे तो वो ये भी लिख सकते हैं कि भाई आपने ये सेक्शन 2A जो लगाया है ये बड़ा ड्रकोनियन है, इससे ह्यूमन राइट्स सफर करते हैं और ये वजह है, मैं ये भी भेजा हूँ, आप ये इसको भी कंसिडर करें। पर मसला असल मसला है कि क्या दस्तखत हुए या दस्तखत मुतसव्वर हुए, तो वो यहाँ नहीं होते। इसमें सिर्फ है शैल विद इन 10 days असेंट टू द बिल। अब वो असेंट नहीं देते और ना ही भेजते हैं, नीचे रेफरेंस करते हैं, दस्तखत नहीं करते, ना दस्तखत प्रिज्यूम किया जा सकता है। तो इसलिए वो जब तक सदर की असेंट नहीं होगी या प्रिज्यूम्ड असेंट नहीं होगी, वो बिल एक्ट नहीं बन सकता। अब यानी इस स्टेज पे नहीं हम एज्यूम कर सकते। ठीक है। अच्छा, स्पीकर दोनों हाउसेज का मुश्तरका इजलास बुलाएंगे और चाहे बगैर डिबेट के, क्योंकि सदर ने कोई रीजन नहीं दिए, वो उसको पास करके अक्सरियत से, दोनों हाउसेज की अक्सरियत से मुश्तरका इजलास में वो उसको पास करके फिर सदर को भेजते हैं। अब देखें, अब ये इसको कहते हैं, ये आइन का एक प्रिंसिपल है जो कि एक चीज, एक एक्सप्रेशन, अगर 2 एक्सप्रेशन अलग-अलग हो तो उनके 2 अलग-अलग मीनिंग होते हैं। और इसमें ये पहले में आपने देखा कि डीम नहीं आया, अब दूसरी मर्तबा जब आता है सदर के पास जाता है और सदर नहीं असेंट करते, तो उस पे उन्होंने कहा है आइन साधों ने कि अब यहाँ काफी देखो, एक दफा सदर को वीटो की पावर दी गई है जिस तरह अमेरिकन सदर को है, एक दफा दी गई है, लेकिन उसको सॉवरेन नहीं बनाया गया, हर दफा नहीं दी उसको जरा मतलब है नरम वीटो है, क्योंकि दूसरी दफा जब ये दोनों हाउसेज मिलके उसको कंसिडर करके फिर भेजते हैं तो फिर कहते हैं both houses and shall be presented to the president and the president shall give his assent within 10 days, failing which such assent shall be deemed to have been given। बिल्कुल ये पहले में नहीं है, पहले मरहले पे नहीं है। लेकिन अगर जॉय साहब इसमें वो 10 दिन का टाइम निकल जाए और कुछ भी नहीं करें सदर, तो फिर भी यही सूरत हाल होगी कि वो डीम नहीं तस्वुर होगा, फिर लैप्स हो जाएगा। पहली मर्तबा जो वीटो है
वो लैप्स हो, वो वीटो कारगर हो सकता है अगर 10 दिन में सदर दस्तखत नहीं करते, वो वीटो कारगर हो गया। उससे बचने के लिए तरीका ये है कि सदर उसको वापस भेज देते हैं दोनों हाउसेज को। यही मैं पूछ रही हूँ ना जॉय साहब, उन्होंने सदर ने दस्तखत भी नहीं किए और वापस भी नहीं भेजे और 10 दिन का टाइम भी निकल गया, तो फिर क्या सिचुएशन है? देखिए, वो असल बात यह है कि क्या सदर की रजामंदी उसको, या वो इन राइटिंग ठोस है या वो आईन के तहत उसको मुतसव्वर किया जा सकता है। डीम पहली दफा तो अगर पहली दफा ही वो असेंट कर दें तो खत्म हो गया। जैसा फैसल चौधरी अर्ज कर रहा हूँ, ये रहनुमाई फरमाइएगा, ये तो कानूनी बात होगी कि इस सारे जो कज़िये की इंक्वायरी कैसे की जा सकती है, क्योंकि सदर साहब ने कहा है कि उनके अमले ने हुक्म बदूली की और उनकी हदायत के बरअक्स जो है वो बिल वापस नहीं भेजे। तो सर इसका जो है ये हल कैसे निकलेगा? सदर पाकिस्तान जो भी कहे आखिर उनकी बात को तो हर सूरत में तस्लीम उनके ओहदे की, इदारे की वकार जो है वो ये करता है कि उसकी बात को तस्लीम किया जाए। फैसल दो बातें हैं। पहली बात तो है देखना है कि क्या उस पर दस्तखत है कि नहीं है। अगर तो दस्तखत नहीं है तो ये एक इसमें मामला है कि क्या कानून बना है कि नहीं। दूसरा मामला है कि जिसने हुक्म अदूली की है उसको सजा मिलनी चाहिए या नहीं। उसके खिलाफ अलहदा डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। फर्ज करो वहाँ वो गवाह जो सदर के हक में होने हैं या वो डिसिप्लिनरी एक्शन में उन मुलाजमीन या अफसरान के खिलाफ जिन गवाही जिन्होंने देनी है कि इन्होंने वाकई नहीं भेजा, वो अगर डिसिप्लिनरी एक्शन किसी तरह भी, वो बरी भी हो जाए, वो सजा भी हो जाए, वो उसका कोई ताल्लुक नहीं है इस इंक्वायरी से, इस स्टेटमेंट से कि क्या वहाँ दस्तखत है या नहीं है। अच्छा चौधरी साहब, तो दस्तखत है। चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि अब गजट नोटिफिकेशन अगर तो पहली मर्तबा के दस्तखत है तो फिर बिल बन गया। अगर दस्तखत नहीं है तो दूसरे मरहले में आ जाएंगे। दूसरे मरहले नहीं सर, वो तो आज कह दिया निगरान लॉ मिनिस्टर साहब ने भी, और उन्होंने कहा कि वो दस्तखत नहीं हुए हैं सदर साहब की तरफ से, और अज्यूम कर लिया कि उन्होंने असेंट दे दिए। नहीं, ये अज्यूम नहीं है, पहली मर्तबा अज्यूम नहीं किया जा सकता। अगर दोनों हाउसेज में भी ये पेश किया गया है और दोनों हाउसेज में दोबारा इसको भेजा है सदर को और फिर डीम किया जा सकता है, मुतसव्वर किया जा सकता है। अच्छा दोनों हाउसेज का तो मरहला ही नहीं आया। अच्छा चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि जब गैजेट नोटिफिकेशन हो गया तो अब उस लिहाज से देखा जाए तो फिर तो ये कानून बन गया है, तो अब क्या सुप्रीम कोर्ट में नहीं, याकूब साहब ऐसे नहीं है। अच्छा, वो चैलेंज होगा। हाँ जी, मैं यही कह रहा हूँ ना, मैं यही जाली गजट छाप दे तो हम कहेंगे कि जी कानून बन गया है। नहीं जाली नहीं, हुकूमत पाकिस्तान ने वो प्रिंट कर दिया है, तो अब आप क्या समझते हैं कि हाँ जी, हुकूमत पाकिस्तान अगर पाकिस्तान का गलत नक्शा प्रिंट कर दे और वो दस्तखत उसमें लॉ मिनिस्टर के भी हों, इंटीरियर मिनिस्टर के भी हों, डिफेंस मिनिस्टर के भी हों, प्राइम मिनिस्टर के भी हों, और उसमें खुदा न खास्ता ग्वादर निकाल के ईरान में दिखा दिया गया हो, तो क्या पाबंद हो जाते हैं हमने? असल होती है फैक्ट्स, वाकयात क्या है, वाकयात कंट्रोल करते हैं। उससे बाद अगर वाकयाती ही ना हो गजट तो वो कोई गैजेट नहीं है। इस तरह तो कोई गैजेट निकालवा दे और अपने पाकिस्तान का बादशाह बन जाए तो क्या वो गैजेट नोटिफिकेशन कारगर होगी? देखना है वाकयात। गैजेट एक सिर्फ एक वन काइंड ऑफ एविडेंस है। साहब बिल फर्ज अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो जो सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त के हालात हैं, आपकी क्या तवक्को होगी वहाँ से? जी मैं सवाल पूछ रहा हूँ। एक मिनट फैसल, आप जरा सब्र करें, ये मुझे कंप्लीट कर लेते। ये देखें जी, अगर एक चीज है ही नहीं, उसका वजूद ही नहीं है, उसका अब वजूद नहीं है, पर उसका वजूद है या नहीं इसके कई सबूत हो सकते हैं। एक बंदा आके शहादत देता है कि वो पानी है, भरा हुआ है तालाब पानी से, दूसरा आके कहता है खाली है तालाब पानी से, तीसरा आके कहता है कि जी आधा पानी है। अब देखते तो सब तो बेस्ट प्रूफ तो ये है कि जाके देख लो तालाब है पानी के नहीं। सबसे पहले देख लो कि उस पर दस्तखत है कि नहीं। अगर दस्तखत सदर के नहीं है तो
पहले मरहले से ही नहीं आगे बढ़े अभी आप, और फिर आप बढ़े नहीं, तो इसीलिए आपने दोनों हाउसेज को बुलाया ही नहीं। फिर दोनों हाउसेज को आप बुला लेते और बुला के कहते 10 दिन गुजर गए हैं, सदर साहब ने ना वापस भेजा हमें, हम स्पीकर साहब दोनों हाउसेज को बुला लेते, वो फिर पास करते, फिर भेजते सदर साहब को, वो डायरी होता सदर साहब के पास, फिर 10 दिन गुजरते और ना होता है तो सदर ना करता, यानी सदर बहुत ही खिलाफ होता है ऐसे कानून के, ना करता तो फिर वो वीटो खत्म होता, फिर डीमिंग क्लॉज आ जाती। ये 75 का सेक्शन 1 सेक्शन 2 और इसको पढ़ के देखें, बड़ा क्लियर हो जाएगा। बीच में एक जो हिदायत है कि वो भेजेगा सदर ये सवाल उठा के कि ये सेक्शन क्यों है, ये सेक्शन क्यों है, वो बिल्कुल कोलैटरल इशू है। वो अगर भेजे तो वो उस पर भेजेगा। ये सब क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। असल बात है दस्तखतों की, बहुत ही जामे तरीके से क्लियर हो गया। लेकिन चौधरी साहब, अब अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, ये बताएं जरा। सुप्रीम कोर्ट मेरा ख्याल है इस गजट नोटिफिकेशन को सस्पेंड कर मंगाएगी, सुप्रीम कोर्ट मंगाएगी ये रिकॉर्ड ईवान सदर से, या वो रिकॉर्ड जो ये पार्लियामेंट के पास है। अब तो पार्लियामेंट ही नहीं रहेगी, सिर्फ स्पीकर साहब रह गए कि वो भेजो, वो सेक्रेटरी को लिखेंगे कि लेके आओ वो इस बिल की कार्रवाई के सदर के दस्तखत है कि नहीं। अगर वो देखेंगे कि सदर के दस्तखत नहीं है तो फिर वो सस्पेंड कर देगी, फौरन सस्पेंड कर देगी इस गैजेट नोटिफिकेशन को, और कोई रास्ता ही नहीं उनके पास। एतजाज हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया अपने। लेकिन चौधरी साहब, ब्रेक पर मुझे जाना, लेकिन मैं एक बात जो आपने अभी बात की उस पर मैं आपका भी कमेंट ले लूँगी, अपना कमेंट दे के, कि मुझे लग रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो फिर एक मुतालबा आ जाएगा कि नहीं जी ये तो फुल कोर्ट ही बनेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बस आजकल वही फैसला माना जाएगा जो फुल कोर्ट से आएगा, अदरवाइज तो कोई मानता ही नहीं है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मसला इतनी जल्दी हल होगा। आपकी क्या राय है? जी, मैं आपकी जो बात है उससे मुतफिक हूँ कि ये जो सिलसिला है सुप्रीम कोर्ट से, वो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। इसकी जो वजह ये है कि वहाँ पे जो नज़र आ रहा है, बहुत अफसोस के साथ, बहुत अदब के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे अनाएँ जो हैं वो अवामी मसाइल से या मुल्की मसाइल से बड़ी हैं, और वहाँ पे जो जज साहबान हैं वो मिल बैठ के कोई मामलात हल करने को तैयार ही नहीं है। और यही एक अनफॉर्चुनेट बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट में बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक चीज़ें जो हैं वो लेके जाई जा रही हैं तो उनके ऊपर फ़ैसले नहीं आ रहे हैं, और 50 समातों के बाद फिर एक नोट आ रहा है कि जी फुल कोर्ट बना दें और फ़लाँ जो है एक्ट उसका पहला फ़ैसला कर दें। तो ऐसा कभी सुप्रीम कोर्ट में देखा नहीं। लेकिन तो बहुत सारे एक मेरा भी सवाल रखनी आखिर इदारों से ही है। चौधरी साहब, एक मेरा भी सवाल ले लें। बाज़ लोगों का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में एक आला शख्सियत जो हैं वो जाते जाते तारीख में अपना नाम लिखवाने के लिए कोई बड़ा फैसला भी कर सकती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि वो यही जो केस है यही तो उसकी बुनियाद नहीं बनेगा? देखिए, ये इमरान साहब अब बहुत सारा पानी पुलों के नीचे से चला गया है। तारीख़ में किसका नाम आएगा किसका नहीं आएगा ये तो तारीख़ और वक्त ही बताएगा। और किस अंदाज में तारीख़ जो है वो, एक बात मैं कहूँ कि तारीख़ बहादुर लोगों को याद रखती है, और बहादुर लोग ही तारीख़ जो है वो हमेशा इसे याद किए जाते हैं। वो राजा पोरस हो, सिकंदर आज़म हो, टीपू सुल्तान हो, या मतलब कोई और दलेर आदमी हो। तो वो तो चलिए एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल अब देखते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ठीक है चौधरी साहब, अभी हम ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आकर बात करते हैं। तारीख याद रखती है। एक ब्रेक के बाद वापस फर्दर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। कुछ सियासी चीज़ें भी बड़ी तेज़ी से हो रही हैं, उसके ऊपर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन। और काफ़ी हम देख रहे हैं कि एकदम से तेज़ी नज़र आ रही है गिरफ्तारियों के मामले में भी। बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि निगरान हुकूमत के आने के बाद कोई ठहराव आएगा, लेकिन यहाँ सूरत हाल ऐसी दिख नहीं रही है।
शाह महमूद कुरैशी साहब भी गिरफ्तार हो गए और आज असद उमर साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि जो गिरफ्तारियों और वो छापों वगैरह का सिलसिला है वो भी जारी है। उस्मान डार साहब भी कुछ अपने फैमिली से मुतालिक बड़ी दर्दनाक ट्वीट करते हैं कि उन लोगों के साथ भी जो मामलात हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी तक जो हो रही हैं ये किस तरफ इशारा है, क्या इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है, इस पर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। इमरान साहब, ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब की गिरफ्तारी हुई है, ये कितना का सीरियस मामला है? साइफर के मामले पर उन्हें अब गिरफ्तार किया गया है और कुरैशी साहब का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया अदालत की तरफ से। समीना देखें, बात ये है कि साइफर वाला मामला बड़ा अहम इशू है, ये कौमी सलामती का मामला है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी ने भी, शाह महमूद कुरैशी साहब हों, असद उमर साहब हों या कोई भी हो, अगर उन्होंने इस तरह के मामलात में उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है तो उन्हें ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी समझता हूँ, और मेरा इस पर बड़ा फर्म बिलीवर हूँ मैं इस चीज़ का, कि शफाफियत होनी भी चाहिए और नज़र भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा महसूस हो कि शायद तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, उनके रहनुमा हैं, उनको जानबूझ के किसी तरह से किसी निशाना बनाने की कोशिश है, या वो पंजाबी में कहते हैं तोना ला लिया हमें तोने दो। इस तरह से नहीं होना चाहिए। आपने अभी जो उस्मान डार के हवाले से भी बात की, वो भी आजकल वो कर रहे हैं, उनका ट्वीट पे भी आती हैं चीज़ें कि जी किस तरह से उनके साथ उनकी फैक्ट्री को, उनके घर को सील कर दिया और क्या किया। मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ तो इन सारी चीज़ों को इंतकाम का नाम देगी, लेकिन हुकूमत वक्त को, ख़ास तौर पर निगरान हुकूमत को ये ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि इनके इक़दामात से कहीं भी ये तासुर ना जाए, ये परसेप्शन ना बने कि ये कोई इंतकामी कार्रवाई है। अगर ये इन्वॉल्वमेंट है तो वो चीज़ें सामने लाएं और लोगों को बताएं, इनके सही चेहरे दिखाएं कि जनाब ये इस वजह से। लेकिन साइफर वाले मामले पर इल्ज़ाम क्या है, किस चीज़ के ऊपर जो है वो तहकीकात हो रही हैं, असद उमर साहब के ऊपर या शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर? ये तो FIA वाले बता सकते हैं कि इल्ज़ामात क्या हैं, और अगर कोई इल्ज़ाम ना होता तो आज अदालत जो है उनका रिमांड क्यों देती? कोई ना कोई वजह तो उन्होंने हाई कोर्ट उसमें अदालत में जाके बताई होगी। बेसिक तो एक मुकदमे में FIR भी होती है ना। FIR में तो वो जो साइफर, मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि साइफर के 2 मामले थे। एक पहले मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें ये बात हो रही थी कि जनाब वो साइफर के मामले के ऊपर जो है वो कौमी सलामती से इस तरह खेला गया कि उसको सियासत के लिए यूज़ किया गया। बाद में अब जो नया मुकदमा आया है उसके मुताबिक जो साइफर की गुमशुदगी है उसका इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी वो चोरी हुआ है। अब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इस जो अभी रिसेंटली गिरफ्तारी हुई है ये किस वाले मामले पर हुई है? पहले वाले मामले पर हुई है या साइफर चोरी वाले मामले पर हुई है? नहीं, ये तो FIA वाले बता सकते हैं ना, क्योंकि एक मौक़िफ़ ये भी आया है कि जी वो चोरी शुदा साइफर है वो अभी तक चेयरमैन PTI के पास है। अब शायद उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब, क्योंकि उस वक्त मुतलका वज़ीर थे, इनसे ये पूछगिछ कर दी हो कि बताएं आपने वो उन्हें दिया क्यों, या क्यों वापस नहीं लिया, या आपकी वजारत की क्या जिम्मेदारी थी। लेकिन ये FIA वाले बता सकते हैं, मैं आप ये चौधरी साहब तो नहीं बता सकते। चौधरी साहब, आप इसको थोड़ा प्लीज़ एक्सप्लेन करें हमारे लिए कि ये मामला एग्जैक्टली किस चीज़ को लोकेट किया जा रहा है, क्या तलाश करने की कोशिश हो रही है? और दूसरी बात ये कि ये अब ये बात कह रहे हैं कि जी कौमी सलामती, लेकिन पहले तो सब ये मान ही नहीं रहे थे कि इसमें कोई ऐसी खास बात है। उस वक्त तो कहा जा रहा था कि ये तो रूटीन का मामला है, ऐसे तो आते ही रहते हैं। तो अब ये एकदम इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि उसके ऊपर जो है वो खिलवाड़ हो गया कौमी सलामती के साथ। ये आपको लगता है कि हुकूमत वक्त की अपने ही मौक़िफ़ की एक तरदीद एक तरह से लगती है कि उस वक्त आप कह रहे थे ये रूटीन की बात है, अब आप कह रहे हैं कि वो बड़ा अहम मामला है? देखिए, इसमें जो FIR के मंदरजात हैं उसके मुताबिक 2-3 किस्म के इल्ज़ामात हैं। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के वायलेशन के तहत जो है दर्ज की गई है, और उसमें ये कहा गया है कि जो चेयरमैन PTI हैं उन पे ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि साइफ़र की एक कॉपी जो है वो उन्होंने ली और फिर वो उन्हीं के पास है, और वो साइफ़र की कॉपी जो है वो ले नहीं सकते थे कानूनन। और शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब, इनके ऊपर ये इल्ज़ामात हैं कि इन्होंने बाय नेम जो ये 3 शख्सियात नॉमिनेट हैं कि इन्होंने जो है वो मुल्क की मुफादात को जो है वो नुकसान पहुँचाया है कोई कौमी राज अफशा करके। ये इल्ज़ामात हैं जो FIR में लगाए गए हैं। अब इनकी सेहत पे जो है वो तबसरा, क्योंकि सब जुडिस मैटर है अदालत के सामने, वो देखा जाएगा कि उसमें क्या सबूत आते हैं क्या नहीं आते हैं।
और लेकिन कुछ चीजें तो ऐसी है ना चौधरी साहब डिस्कस की जा सकती है। मसलन अब ये जो बात हो रही है कि जी वो कोई खिलाफवर्जी कानून की हुई है, तो इस पर तो ये भी सवाल उठता है कि जब कैबिनेट की मंजूरी से उस साइफर को डी क्लासिफाई कर दिया गया था और उसके फिर मिनट्स बनाए गए थे, वही मिनट्स की कॉपीज हैं जो छपी भी हैं इंटरसेप्ट में, और जो इसके अलावा भी इधर उधर हमने किसी के पास देखी हैं जो उसके मंदरजात मुख्तलिफ सहाफ़ी कहते थे कि उनको भी इल्म है। तो कहने का मकसद ये कि जब एक डॉक्यूमेंट डीक्लासिफाई हो गया, मिनट्स की कॉपी नहीं छपी, इंटरसेप्ट में तो उसका तर्जुमा साइफर छप गया। ठीक है, इंटरसेप्ट में जो रिपोर्ट आई है उसमें तो साइफर छप गया है। ठीक है, लेकिन तो साइफर के मदरजात हैं जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग, लेकिन मैं तो ये पूछ रही हूँ कि वो जब डीक्लासिफाई हो गया वो भी देखना पड़ेगा ना समीना। एक सेकंड नहीं, वो डीक्लासिफाई फॉर पब्लिक पर्पसेस के लिए नहीं हुआ ना, वो तो लिमिटेड पर्पसेस के लिए हुआ था एज फार एज आई रिमेंबर, कि वो कोई पब्लिक कंजम्पशन के लिए नहीं किया गया था। अब उसके मामला जो हैं, फैक्ट्स जो हैं वो देखने पड़ेंगे। साइफर जो है इस वक्त जो ये हुकूमत है, एक इसमें इंटरेस्टिंग बात है, वो आप ये देखिए कि जो पिछली हुकूमत है उसने जो मुतनाज़ा बिल हैं वो और ये साइफर का मामला, ये इंतहाई चालाकी से शिफ्ट कर दिया है निगरान हुकूमत के ऊपर, और उन्होंने इसको डिले किए रखा जब तक वो खुद थे। शायद वो इसमें पढ़ना नहीं चाहते थे, या जो भी मामला था, या वो मामला जो हैं वो अपने सर पे लेना नहीं चाहते थे। तो ये बातें उन्होंने जो हैं जाते जाते इनके ऊपर बड़ा बारीक वारदात डाली है कि ये दोनों चीज़ें उन्होंने अपने सर पर नहीं ली हैं और निगरान हुकूमत के सर पर डाल दी हैं कि ये दोनों चीज़ें वो जाने, और जब ये मामला आएगा तो ये तो मुकर जाएंगे कि जी हमारे दौर में तो हुआ नहीं, हमने तो किया नहीं, हमने तो वैसा नहीं किया, हमने वैसा नहीं किया। जैसा कि शहबाज शरीफ साहब बड़ा पक्का मुंह बना के उन्होंने ये कहा जी हमने तो किसी सियासी मुखालिफ को कुछ भी नहीं कहा, मतलब ऐसी बातें भी कर गए वो, मतलब लोगों को बिल्कुल ही बेवकूफ़ समझा हुआ है। तो ये भी एक बड़ी बारीक वारदात है कि ये क्या जो करने वाले काम थे, जो आखिर में 154 के करीब इन्होंने बिल पास कराए हैं, ये बिल नहीं हो सकते थे सेल थ्रू तरीके से पहले ही। ये जो दो मुतनाज़ा बिल हैं, अगर इनको कराना था तो इस पे जो गुज़श्ता हुकूमत है उसकी भी जो है वो मामलात को क्लियर नहीं लग रहे मुझे। लेकिन इनका क्या मुस्तकबिल लग रहा है आपको? कुरैशी साहब की, असद उमर साहब की जान छूट जाएगी, या फिर आपको लगता है कि ये मामला थोड़ा संगीन भी हो सकता है और इसमें ये भी इजाफा हो चुका है कि इमरान खान साहब की भी गिरफ्तारी इस पर ये मामला काफ़ी संगीन है। ये मामला काफ़ी संगीन है और इसके ऊपर जो है साइफर वाला जो इशू है, ये अब किस ऊँट किस करवट बैठता है ये देखना पड़ेगा, लेकिन ये काफ़ी संगीन मामला है। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी 2-3 आम चीज़ें हैं वो भी होने जा रही हैं। अब पनामा JIT का वॉल्यूम 10 जारी करने के लिए भी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। तो इमरान साहब आपको क्या लग रहा है कि क्या जो शरीफ फैमिली की मुश्किलात हैं वो भी अभी पूरी तरह हल नहीं हुई, उनके ऊपर भी अभी चेक है? देखिए, गुजारिश ये है कि वैसे तो ये जो है वॉल्यूम 10 इसका मामला इतने सालों से लटका हुआ है तो ये हो ही जाना चाहिए, ताकि चले जो इतना एक मुहिमा बना हुआ है कि पता नहीं उस वॉल्यूम 10 में क्या है पता चल जाए। यहाँ जब आपने साइफर के मंदरजात आउट कर दिए तो उसको भी आउट कर दें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि शरीफ फैमिली की मुश्किलात जो हैं वो अभी तक पूरी 100 तरह से क्लियर नहीं हुई, ना 100% क्लियर हुई हैं। अभी उनके लिए मुश्किलात हैं, ख़ास तौर पे मियाँ नवाज़ शरीफ और उनकी साहबजादी मरीम नवाज़ जो हैं उनको लेके मामला जो है मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो अभी पूरी तरह से नहीं है। यही वजह है कि मियाँ नवाज़ शरीफ जो अभी तक पाकिस्तान में नहीं आए। जिस दिन उनका मामला 100% क्लियर हो गए, उन्हें यकीन हो गया कि पूरी तरह से क्लियर हो गए हैं, उस दिन तो देखेंगे कि आप देखेंगे कि वो फ़ौरन आ जाएंगे। लिहाजा रावी अभी उनके लिए पूरी तरह से चैन नहीं लिखता। तो सब ये जो मामला है JIT वॉल्यूम 10 का, फिर नैब तरमीम का जो केस है वो भी चीफ जस्टिस साहब अपने जाने से पहले उसका भी फैसला करके जाना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि अगर वो तरमीम भी कलदम करार पाती हैं तो फिर उसके बाद सारे नैब केसेस, नैब इंक्वायरीज दोबारा से खुल सकती हैं शरीफ फैमिली के अगेंस्ट? और ये वॉल्यूम 10 वाला जो मामला है ये कितना संगीन है? इस केस में तो आप खुद बड़ी चीज़ें जानते हैं। वॉल्यूम 10 वाला जो मामला है वो तो अब जब सामने आएगा
तो उसमें से बाकी जो 8-9 वॉल्यूम्स हैं उसमें तो बहुत सारी चीज़ें आई हैं सामने। वॉल्यूम 10 में कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के मामलात लग रहा है कि वो हैं, वो जब आएगा तो अभी खुला नहीं है, जब खुलेगा तो पता लगेगा। लेकिन जो दूसरी आप बात कह रही हैं कि मेरा नहीं ख्याल उसमें अगर ये कलअदम भी करार दे दी जाएंगी ये नैब की जो हैं मामलात, तो नया बेंच आना है, चीफ साहब चले जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल के एक जज साहब जो हैं वो तो अपना जहन दे ही चुके हैं, तो ये स्प्लिट डिसीजन आना है। तो उसके बाद जब नए चीफ साहब आएंगे तो वो शायद एक ऐसा बेंच बना दें और रिव्यू में देख लेंगे। मेरा नहीं ख्याल के ये जो नैब तरमीम का केस है, ये चीफ साहब की जाते हुए ख्वाहिश तो है, लेकिन इस पर भी वो देर हो गई है। यहाँ तो पहले खोलते, तो जाते जाते वो क्या कर लेंगे, उसके बाद वो रिव्यू का बेंच आ जाएगा और वो देख लेगा। शायद मेजॉरिटी फिर आज मेजॉरिटी इधर होगी तो कल मेजॉरिटी कहीं और चली भी जा सकती है। आज शहबाज शरीफ साहब भी लंदन चले गए हैं जज साहब, तो क्या आपको नज़र आ रहा है वहाँ पर अभी तवील होगा ये सारा स्टे शरीफ फैमिली का, या वो हुकूमत में ना हो तो उनका दिल नहीं लगता इधर। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तो उन्होंने वापस आना ना सर, इलेक्शन की तैयारी भी तो करनी है, बल्कि पहले तो इलेक्शन लेने की तैयारी पहले करनी है, फिर उसके बाद इलेक्शन की तैयारी करनी है। नहीं, नून लीग का तो ये मुतालबा ही नहीं है कि फ़ौरन इलेक्शन कराए जाएं। ये 2-4 किश्तियों पे पीपल्स पार्टी चढ़ी हुई है और भी जाएगी। जो वो एक सांस में एक मुतालबा करते हैं और दूसरे सांस में दूसरा मुतालबा करते हैं जिसको उर्फ़ आम में चलाकियाँ कहा जाता है, तो वो सियासी चलाकियों में मसरूफ़ हैं। तो वो एक हमारे सीनियर वकील साहब थे, वो कहते होते थे कि जो बंदा 2 किश्तियों में सवार होता है वो चिर जाता है। तो इसलिए जो है वो बेहतर है कि एक किश्ती अपनी चूज़ करें। नून लीग ने एक किश्ती अपनी चूज़ की और वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, इस लिहाज से वो स्मार्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बाकी अब इलेक्शन होता है नहीं होता, मुस्तकबिल में वो क्या कहते हैं कि अभी वो मामले दूर हैं, तो मेरी दूर की नज़र जो है वो अभी कमज़ोर है, तो अभी मुझे तो वो हालात नज़र नहीं आ रहे इलेक्शन वाले। ठीक हो गया, प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया, तो आज प्रोग्राम को यहीं पर समेटते हैं। देखते हैं जी इन मामलात में क्या होता है। अहम रहेगा अगला हफ्ता भी अदालती मामलात के हवाले से भी, और जो दीगर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उससे भी काफ़ी चीज़ें रिवील हो जाएंगी। तो आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।